उसमें क्या था, इलवर्ट बिल का मतलब क्या था बताइए। भारतीय जज थे, इसमें कर सकते थे, मतलब इसका विरोध बात में विरोध किए, मतलब इनका मतलब क्या था, जो मामला होता था ब्रिटिश जो क्या करते थे, जब किसी का मामला होता था, जैसे ब्रिटेन का किसी का मामला हुआ, ब्रिटेन में या अंग्रेजों का कोई मामला होता था, उसमें क्या होता था कि उस मामले को अब क्या करते थे, भारतीय जज भी देख सकते थे। इलवर्ट बिल में यही था, पहले क्या था, भारतीय जज केवल भारतीयों का मामला देखते थे। कोई भी भारतीय अपराध कर दे रहा है तो उसका मामला कौन देखता था, भारतीय जज। और ऐसा इलवर्ट बिल जब आता है तो इलवर्ट बिल में ये किया गया कि अब जो है अंग्रेज जो अपराध कर रहे हैं उनका मामला कौन देखेगा, अब भारतीय जज भी देखेंगे, इलवर्ट बिल में कहा गया। अब इसी इलवर्ट बिल का जो है लोगों ने विरोध किया। इलवर्ट बिल 1883 ईस्वी में आया था, लॉर्ड रिपन के काल में आया था। और इलवर्ट जो थे ये जो मतलब एक तरह से एक अधिकारी थे, कानूनी अधिकारी थे, उन्हीं ने ये बिल लाया था, इस नाते उन्हीं के नाम से इसे इलवर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इसका मेन मोटो क्या था, इसको समझना है। इसमें भारतीय जो जज जो थे उनको क्या था कि अंग्रेज अगर कोई अपराध कर रहा है तो उनके मामलों को भी ये सुन सकेंगे। पहले क्या था, केवल भारतीयों के मामले को ये सुनते थे, लेकिन जब इलवर्ट बिल लाया गया तो उसमें ये किया गया कि भारतीयों मतलब उनका जो मामला है, अंग्रेजों का मामला भारतीय जज भी सुन सके। अब इसका क्या हुआ, अंग्रेजों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो, हम अंग्रेज हैं तो हमारा जो भी मामला है, जो भी हमारे ऊपर जो भी कानूनी वो लग रहा है, उसका केवल जो है अंग्रेज न्यायाधीश है वही सुन सकते हैं। मतलब हमारे मामले को केवल अंग्रेज न्यायाधीश सुन सकते हैं। उसका बहुत विरोध हुआ। इसको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इलवर्ट बिल को कभी कभी दे दिया, श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1883 कभी कभी पूछ लेता, संघ भी पूछ लेता है। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेजों का भाई, अंग्रेज पूरा दबाव बनाने लगे कि भाई हमारा जो मामला हुआ केवल कौन देखेगा, ब्रिटिश न्यायाधीश ही देखेंगे, भारतीय न्यायाधीश नहीं देखेंगे। तो इसी को लेकर के विरोध हुआ और बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों को इसका क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा कि भारतीय जज अब नहीं देख सकते हैं, इसका संशोधन करना पड़ा। इसी में लॉर्ड रिपन जो थे उनकी कुर्सी भी चली गई थी। तो इस नाते तो आपको ये लॉर्ड इरविन जो थे उसी समय आप देखें रिपन की जो है कुर्सी चली गई थी। उस समय जो रिपन गवर्नर जनरल, तो रिपन के ही समय में आई थी, तो उन्हीं के द्वारा ये लाया गया था कि भारतीय उनका मतलब करने का मतलब ये था कि लोगों में समन्वय पैदा करना, मतलब एक तरह से समन्वय की मतलब भारतीय जज जो है अंग्रेजों का जब देखेंगे तो एक दूसरे से जब वो होगी बात तो उससे क्या होगा, एक दूसरे से समन्वय पैदा होगा। भारतीय लोगों को भी लगेगा कि देखिए अंग्रेजों का मुकदमा जो है भारतीय जज देख रहे हैं। उनका ये मतलब था कि समन्वय स्थापित करना, लेकिन जो है अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया था। इलवर्ट बिल का विरोध कर दिया गया और इलवर्ट बिल फिर बाद में खत्म कर दिया गया था। ठीक, अब इसके बाद हम आए थे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना में हम देखेंगे कि ये कांग्रेस का अर्थ क्या होता है बताइए। कांग्रेस का अर्थ कल बताए थे, हाँ, लोगों का समूह। कांग्रेस की स्थापना में आपको बताया थे ये क्या है, लोगों का समूह। अब ये कहाँ से लिया गया था, ये कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया था, उत्तरी अमेरिका से लिया गया, उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। और कांग्रेस की स्थापना जो कर रहा है वो कौन है, आर्चेल ह्यूम जो है कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं। वो कहाँ के रहने वाले थे, और आयरलैंड है, वो आयरलैंड के रहने वाले थे। और जो है उन्होंने जो है ये क्या थे, ICS अधिकारी थे, भारत में ICS अधिकारी थे। और जो है गृह सचिव के पद से ये रिटायर हुए। गृह सचिव का पद जो होता है उसी पद से ये रिटायर हुए थे A.O. ह्यूम। और इन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना किया। अब ये क्यों कर रहे हैं कांग्रेस की स्थापना, भाई आपको लगेगा कि एक अंग्रेज अधिकारी ये हैं और ये क्यों कर रहे हैं कांग्रेस की स्थापना, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस जो बन रही है, ये संस्था बन रही है, ये आगे चल के स्वतंत्रता संघर्ष में एक बहुत बड़ा रोल पैदा कर, मतलब कांग्रेस एक मेन बन जाती है। और वो जो कांग्रेस पार्टी बन रही है स्वतंत्रता संघर्ष में इसका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है आगे चल करके। तो एक अंग्रेज के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की जा रही है। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि तो कारण उनका ये था कि उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय कौन था, गवर्नर जनरल
बताइए। डफरिन था। तो डफरिन और इन्होंने जो है यूं ने बाकायदा शिमला में मिल करके दोनों लोगों ने बात किया था शिमला में। जब देखिए 83 में जो है इन लोगों ने मई नहीं 85 में ही मई में देखिए कब हो रहा, दिसंबर में स्थापना हो रही है 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की। और बाकायदा जो है डफरिन और ह्यूम मिल करके इस पर चर्चा किए थे कि कांग्रेस की स्थापना हो रही है, इससे क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो वो लोग क्यों बना रहे थे कि वो लोग जान रहे थे, जैसे ये अधिकारी थे, ह्यूम अधिकारी थे, तो अधिकारी अभी कुछ किताबों में हम कल पढ़ रहे थे उसमें दिया था कि इनको ह्यूम को कुछ अंदेशा हो गया कि क्रांतिकारी आंदोलन होने वाला है, तो हम एक कांग्रेस एक पार्टी बना लेंगे और वो जो है क्या करेगी, वो जो है एक स्थापित हो जाएगी, वो समन्वय का बीच का काम करेगी। तो अभी देखेंगे कि इसी में जो है आप लोग कि नरमपंथी और गर्मपंथी दल में बंट भी जाएंगे। कांग्रेस दो भागों में बंट भी जाता है। कब बढ़ता है किस अधिवेशन में कांग्रेस के? सूरत अधिवेशन में सूरत बदल दी गई थी कांग्रेस। ऐसे याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस की सूरत बदल गई थी और उसी में क्या होता है, नरम दल और गर्म दल अलग हो जाते हैं। कारण क्या होगा अभी हम बताएंगे। अभी जो है जो आप हम लोग पढ़ रहे हैं इसको यम ह्यूम जो है ये क्या होते हैं, यह एक गृह सचिव के पद से रिटायर होते हैं और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। और यह कांग्रेस में जो है किस पद पर बनते हैं, महासचिव के पद पर, इनको महासचिव पद दिया जाता है। और इन्होंने जब कांग्रेस की स्थापना किया था तो उस समय आप देखेंगे कांग्रेस की स्थापना, तो उस समय कांग्रेस का नाम इन्होंने क्या दिया था, इंडियन नेशनल यूनियन दिया था। ऐसे याद रखिएगा, इंडियन नेशनल यूनियन नाम दिया था। और इसको जो है किसने, इसके उस पर जो है इसका नाम इंडियन जो है कांग्रेस का दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन था? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन पूछता, ध्यान रखिएगा कि किसने, किसके कहने पर जो है इंडियन नेशनल जो यूनियन का नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के कहने पर जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया। और वो यूनियन आपसे पूछेगा कि ये ह्यूम ने क्या बनाया था, तो यूनियन बनाया था और इन्होंने कांग्रेस कर दिया था, बस इतना अंतर किया और सेम चीज़ है। अब इसके बाद जो है कांग्रेस की स्थापना जो होगी, अगर कभी पूछ लिया तो ये जो ह्यूम जो थे ये जो प्राणी मतलब पक्षी विशेषज्ञ भी थे और वनस्पति विशेषज्ञ, वनस्पति विज्ञान के जानकार थे, पक्षी विशेषज्ञ भी थे, मतलब कई योग्यताएं इनके अंदर थी। और जो है तो आप देखेंगे कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो आप स्थापना कब हुई थी? स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इसके अध्यक्ष? हाँ, WC बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। और जो है इसके महासचिव कौन हुए? ह्यूम इनके महासचिव हुए थे। यह जो है यह पहली जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? हाँ, कहाँ पे होने वाला था? पुणे में। देखिए यह सम्मेलन जो है इन्होंने कहा ये ने कि सम्मेलन जो होगा ये पुणे में होगा, लेकिन उसी समय पुणे में क्या हो गया था? प्लेग रोग हो गया था। प्लेग के कारण जो है पुणे में, प्लेग और पुणे ऐसे याद रखिएगा, प्लेग और पुणे, प्लेग हो गया था पुणे में। इसी नाते प्लेग पुणे में ना होकर के जो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। और बम्बई में तेज प्रताप जो है, कौन सा कॉलेज था? संस्कृत कॉलेज था। संस्कृत कॉलेज था, उसी में जो है पहली बार जो है पहला सम्मेलन बम्बई में होता है। ठीक, तो पहला जो है संस्कृत कॉलेज था, उसी में जो है पहला सम्मेलन कहाँ पे होता है? बम्बई में होता है। और जो है अगर कभी आपसे पूछ लिया कि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था, कांग्रेस का इतिहास सरकारी इतिहासकार कौन था? जानते हैं आप लोग? कांग्रेस का कभी पूछ लिया कि सरकारी इतिहासकार पट्टाभी सीताराम रमैया, पट्टाभी सीताराम रमैया जो थे वो क्या थे? कांग्रेस के इतिहासकार, मतलब सरकारी इतिहास उन्होंने लिखा कांग्रेस का। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो है कांग्रेस की स्थापना हुई और इसमें जो है पहला सम्मेलन जो होता है कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। कब हुआ? 85 में हुआ, 28 दिसंबर 1885 को। और जो है इस सम्मेलन में अध्यक्ष कौन हुए? WC बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी। और मुख्य जो आपके महासचिव कौन बनाए गए? ह्यूम को महासचिव बनाया गया। और जो है
इसमें आप देखेंगे कि जो है दूसरा सम्मेलन भी कहाँ होता है, दूसरा सम्मेलन बताइए, दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था कांग्रेस का, कलकत्ता। दूसरा जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, 86 में, जैसे 85 में हुआ फिर 86 में होगा, 86 में होगा। और दूसरा सम्मेलन कहाँ, कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये बताइए। हाँ, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष। ठीक, अच्छा इसमें बताइए जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय कितने सदस्य उस समय भाग लिए थे पहले अधिवेशन? हाँ, 72 सदस्य जो थे भाग लिए थे। और सबसे अधिक सदस्य कहाँ से थे, मुंबई से। दूसरी जगह कहाँ से थे, मद्रास से, मद्रास से थे। और इसके बाद फिर तीसरी जगह आप देखेंगे उत्तर प्रदेश। तो पहला दूसरा पहले याद रखना है बस, और कोई बहुत जरूरी नहीं है। मतलब कहाँ पे ऐसे याद रखिएगा कि सम्मेलन कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ, तो मुंबई से ज़्यादा सदस्य थे, ऐसे आपको याद रखना होगा। आप इसी में देखेंगे कि जो है दादा नौरोजी के सुझाव पर क्या कर दिया गया, यूनियन से कांग्रेस कर दिया गया था। कि दूसरा सम्मेलन जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, दूसरा सम्मेलन जो हो रहा है कलकत्ता में हो रहा है। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, जो कब ये 85 में पहला हुआ था, दूसरा 86 में हुआ। और उसके दूसरे के अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी। इसमें विशेष बातें क्या थी, इसमें विशेष बात ये थी कि आपने सुना होगा, इसने कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था, प्रथम कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था। तो द्वितीय कौन ने भाग लिया था, इसको याद है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही आपने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है प्रथम कांग्रेस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, क्या कारण था? हाँ, इनका अपना खुद का एक दल था, इनका जो है इंडियन एसोसिएशन जो है, एक पार्टी थी इंडियन एसोसिएशन, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पार्टी थी। क्या नाम था, इंडियन एसोसिएशन। उसका जो है सम्मेलन, जब कांग्रेस का सम्मेलन जो है आप देखेंगे मुंबई में जो है, मुंबई में जो उस समय हो रहा था, उसी समय इनका जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो इंडियन एसोसिएशन था उसकी भी जो सभा हो रही थी वो कलकत्ता में उसी समय सेम समय चल रहा था। और उसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस नाते जो है कांग्रेस में वो स्थापित नहीं, मतलब कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। लेकिन दूसरे सम्मेलन में क्या होता है, उन्होंने अपनी पार्टी को जो है, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। ये ध्यान रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडिया एसोसिएशन जो उनकी पार्टी थी उसको जो है द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन में क्या कर दिया, विलय कर दिया। तो द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन का जो विशेष चीज़ थी यही थी कि अगर पूछ गया पहले सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। कारण क्या था कि उनकी भी एक पार्टी थी और उसी समय उसका सम्मेलन कहाँ पे चल रहा था, कलकत्ता में सम्मेलन चल रहा था। और इसी कारण जो है, और उसी के वो अध्यक्ष थे, इंडियन एसोसिएशन के वो अध्यक्ष थे। कि इस नाते भाई एक ही समय पे दो पार्टियों का सम्मेलन चल रहा है, तो कहाँ पे जाके मिल पाएंगे। तो पहले सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। इसके बाद फिर आप देखेंगे दूसरा सम्मेलन जब चलता है तो उन्होंने अपनी पार्टी का जो है क्या कर दिया था, विलय कर दिया था कांग्रेस में। और जो है दूसरी जो कांग्रेस की दूसरी सभा हुई थी उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि जो है कांग्रेस की स्थापना के कुछ कल सिद्धांत बताए थे। एक जो है सेफ्टीवाल का सिद्धांत है और एक है तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक का सिद्धांत जो पूछता है, तो तड़ित चालक का सिद्धांत क्या है, कल बताए थे। तड़ित चालक का सिद्धांत किसे कहते हैं, तड़ित चालक का सिद्धांत देख लीजिए, पहले उसका साइंस वाला पार्ट समझिए तब फिर उसको हम जोड़ेंगे। तड़ित चालक जो सिद्धांत है इसमें क्या होता है कि किसी बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, तो ऊपर आप जाके देखेंगे कहीं ऊपर ऐसे खंभा टाइप का लगा रहता है, ऐसे छड़ लगा देते हैं, ऊपर छड़ लगा देते हैं। और इसमें जब तड़ित मतलब बिजली होती है, तो बारिश में इस समय देख रहे हैं बिजली जब गिरती है तो क्या करता है, वही छड़ जो है उसको अवशोषित कर लेता है। और तार लगा होता है वो ज़मीन में जुड़ा होता है, तो वो चीज़ें बिजली जो है ज़मीन में अर्थिंग के तार चली जाती है। तो तड़ित चालक का सिद्धांत, तो इसी तरह से जो है कांग्रेस में तड़ित चालक का सिद्धांत लाया गया था। और तड़ित चालक का सिद्धांत कौन दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है तड़ित चालक का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि
कि जो तड़ित चालक का सिद्धांत है वो एवं ह्यूम को जो है तड़ित चालक के सिद्धांत पर जो है व्यवस्थित, क्योंकि आप देखेंगे जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है, अगर उस समय ये लोग मतलब एवं ह्यूम को बीच में ना रखते और अपने खुद जाकर के विरोध करते तो कांग्रेस संस्था कितने दिन चल पाती है? नहीं चल पाती है। लेकिन जो है तड़ित चालक को रोकने के लिए जो है उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? एवं ह्यूम का इस्तेमाल किया। इन्होंने एवं ह्यूम को जो है जैसे लोहे की राड है उसी तरह एवं ह्यूम को बीच में रखा और जो है कुछ भी अंग्रेज जो भेजते थे उसको वो अशिक्षित कर लेते थे। तो यही तड़ित चालक का सिद्धांत, ठीक समझ गए कि नहीं थी? तो तड़ित चालक का सिद्धांत यही था कि मतलब जो है एवं ह्यूम को जो है भारतीय जो उदारवादी नेता उस समय थे कांग्रेस की स्थापना में, उन्होंने क्या किया? एवं ह्यूम को उस स्थान पर रखा कि जो है नहीं तो भाई कांग्रेस की स्थापना उस समय क्या था कि उस समय पार्टी चलनी थोड़ी, पार्टी विरोध करते तुरंत हटा दिया, पार्टी खत्म कर देते। लेकिन जब एक अंग्रेज जो है वहाँ पे बैठा हुआ है तो इस नाम से जो है पार्टी को खत्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आप देखेंगे कि क्या हुआ था, दोनों ने मिल करके गवर्नर जनरल डफरिन और इन्होंने मिल करके समझौता करके पार्टी की स्थापना की। यह जो है बीच में समन्वय का काम करेगी। यह जो है अगर कुछ भी होता है, आंदोलन होता है तो इनको बीच में बैठा करके उसको हम रोकेंगे, इनका ये मोटो था वहाँ पर जो कांग्रेस की स्थापना की। तो ये आपका ये था यहाँ पर। और इसके बाद फिर सेफ्टी वाल का सिद्धांत क्या? सेफ्टी वाल में जैसे देखते हैं कुकर है, कुकर में क्या लगा रहता है? सेफ्टी वाल लगा रहता है। अगर ज़्यादा गैस भर जाती है कुकर नहीं फटता, लेकिन सेफ्टी वाल ऐसे निकल जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर जो है क्या होता है? सेफ्टी वाल उसी को कहते हैं। जैसे जब बहुत ज़्यादा गैस वो सेफ्टी, इसी नाम से सेफ्टी उसको कहा गया। तो आप देखेंगे तो कांग्रेस ने जो है जब इसने क्या किया था, हाँ एवं ह्यूम, ये वो ह्यूम जो थे उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। आपको बताया नहीं, कल से बता रहे हैं एवं ह्यूम ने जो है, हाँ वही हम बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना क्या था, जो जन आंदोलन हो रहे थे। अब कुछ जैसे ये अधिकारी थे, अधिकारी को पता होता चीज़ें कि कहाँ किस क्षेत्र में क्या होने वाला है। तो किताबों में ये है लिखा कि मतलब उस समय को पता चल गया जन आंदोलन होने वाला है, कुछ हो सकता है। तब इन्होंने जाकर के गवर्नर जनरल जो थे डफरिन उस समय बात किए दोनों लोगों ने, और दोनों लोगों के समन्वय और पार्टी कांग्रेस की स्थापना इस नाते की गई कि अभी देखेंगे जो उदारवादी दल है वो अंग्रेजों का साथ देंगे। ये लोग पूरा अभी दादा भाई नरोजी कहेंगे कि हम जो है ऐसा हम चाह रहे हैं कि अंग्रेज 200 वर्षों तक भारत में रहें, 200 वर्षों तक भारत में रहें, क्योंकि उनके रहने से हमारा जो रिफॉर्म हो रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था और ट्रेन है और सब चीज़ें जो हमारे जिंदगी उनका अपना देखने का नजरिया अलग था। तो उससे जो है तो जो उदारवादी दल था उन्होंने अंग्रेजों का क्या किया? सहायता, मतलब एक तरह से साथ, उनके न्याय पर वो विश्वास करते थे। अभी आपको बताएंगे जब उदारवादी दल, तो इनका मेन काम था कि जो है पार्टी स्थापित करके अगर कुछ भी कहीं दंगा हो रहा है तो उसमें पार्टी को बीच में ला करके उसमें समझौता कराया। मेन उनका मोटो ये था, समझ गए? मेन उनका मोटो यही था कि मतलब एक समन्वय पार्टी बना करके। लेकिन क्या होता है जब कांग्रेस धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगती है तो उसका क्या, तो वो विरोध करने लगती है अंग्रेजों का। अभी देखेंगे जब इसमें क्या होगा, क्रांतिकारी जो है गरम दल वाले जब आएंगे वो लोग एकदम सीधे विरोध कर देंगे। उसी में क्रांतिकारी लोग आएंगे, वो तो सीधे सीधे आप देखेंगे गोली बम पे विश्वास करते थे। वो तो धीरे धीरे कहे कि भाई ये याचना वाली काम हम नहीं कर पाएंगे, कि मतलब प्रत्यावेदन दें और याचना करें कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम सीधे बम में गोली का बात करें। तो भाई उसका भी समय आया, उस समय ऐसा समय वो कर दिया इन लोगों ने कि उसका भी प्रयोग करना जरूरी है। ठीक, तो आपने यहाँ तक देखा कि अब देखिए सेफ्टी वाल का सिद्धांत क्या था। सेफ्टी वाल का सिद्धांत जो था, इसमें जो है जो कुकर जो होता है उसमें सेफ्टी वाल लगा रहता है। तो इसमें ये कहा गया कि जो डफरिन था इन्होंने कांग्रेस को सेफ्टी वाल के रूप में प्रयोग किया। इन्होंने सेफ्टी वाल के रूप में प्रयोग किया कि अगर बड़ा क्रांतिकारी होती है तो जो है एक ये कांग्रेस जो पार्टी रहेगी जो वहाँ पे एक सेफ्टी वाल का काम करेगी, उसको जो है ख़त्म कर देगी जो क्रांतिकारी होगी। तो ये डफरिन ने इसका प्रयोग किया था सेफ्टी वाल के सिद्धांत का। इसमें मतलब इसको किसने दिया था, तो इसमें आप देखेंगे कि जो है उनके ह्यूम के जीवनीकार थे वेडनबर्ग, इन्होंने जो है सेफ्टी वाल का सिद्धांत दिया।
सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कौन दिए थे? वेटरबर्ग, जो जीवनीकार किसके थे? एवं ह्यूम के जीवनी लिखे थे, उन्होंने इसको इस सिद्धांत को दिया है। कभी क्वेश्चन पीटी में पूछ सकता है इस तरह से। और जो है आपको बताया गया तड़ित चालक का सिद्धांत कौन दिया था? तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, अब यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे कांग्रेस की स्थापना लिखा है कल कहाँ तक लिखा है? एवं ह्यूम के बारे में इसमें सर आखिरी लाइन थी, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना जो हुई थी उस समय अगर कभी पूछ लिया कि किस पत्र में पहली बार आया था कि कांग्रेस की द हिंदू पत्र था, वो द हिंदू जो अंग्रेजी वाला आप लोग पढ़ते हैं, द हिंदू सुने होंगे ना, अंग्रेजी पत्र जो है सबसे अच्छा सिविल के लिए पढ़े जाने वाला पत्र माना जाता है। द हिंदू में सबसे पहले जो है कांग्रेस की स्थापना के बारे में जिक्र किया गया, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, अब लिखिए कांग्रेस की स्थापना, हेडिंग डाल लीजिए कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना देखिए, जो कांग्रेस का सम्मेलन है उसको हम लिखवा नहीं रहे हैं, आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आप जितने भी सम्मेलन हुए हैं मुख्य चीज़ें आप लोग नोट करके लाइएगा। कल या कल नहीं, कल तो संडे, कल भी क्लास चलेगा, लेकिन परसों आप लोग लेके आइएगा उसको। जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनकी मुख्य चीज़ें, जो पूरा नहीं नोट करना है, आपको मुख्य चीज़ें जो आई हुई हैं उसको नोट करना है। उसमें से हम क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, और अगर कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी जो आप लोग नहीं लिखे रहेंगे उसको हम उसको नोट करा देंगे। ठीक, अगर कहिएगा तो जो मुख्य चीज़ें उसको नोट करा देंगे पूरे सम्मेलन में, जैसा आप लोग कहेंगे। ठीक है ना, उसको आप लोग जरूर एक कॉपी पर उसी में एक पेज में जो है जितने सम्मेलन हुए हैं मुख्य चीज़ें उसको नोट कर लीजिए। ठीक, और फिर हम पूछेंगे उसको परसों, क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछेंगे कहाँ कैसे, जैसे कि मतलब वंदे मातरम सबसे पहले किस सम्मेलन में गाया गया, जनगण मन कहाँ पे सबसे पहले गाया गया, इसके बाद फिर जो है सुभाष चंद्र बोस किस सम्मेलन में जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया था, 39 में, 38 में कहाँ पे बनाया गया, फिर 39 में बनाया गया, बने, लेकिन कारण क्या था उसको हम पढ़ा देंगे। ठीक, तो लिख लीजिए कांग्रेस की स्थापना हेडिंग डाल लीजिए। समय लिखिए 28 दिसंबर 1885। समय लिखिए 28 दिसंबर 1885। कितना लिखा है? लिखा है। अच्छा, ये सब हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में परिवर्तित हुआ, यहाँ पे लिखा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के बाहर लिया था उसके बाद। अच्छा, उसके बाद नहीं लिखा है। इंडियन नेशनल स्थापना हो गई है, स्थान, प्रथम अध्यक्ष, ये सब लिखा दिए? यस सर। नहीं, ये नहीं लिखा है, वो लिखा है। अब ये इससे लिखिए, कांग्रेस की स्थापना लिखिए। समय आप लोग लिखे होंगे वैसे, लेकिन लिख लीजिए इसको। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। स्थान है बम्बई। बम्बई में गोकुल तेज प्रताप गोकुल तेज प्रताप पाल दिया किताब में, बड़ा वो हमको लग रहा है कि हाँ, चलिए। गोकुल तेजपाल जो है कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज था। गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्थापना हुई। अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्वेश्चन काफी पूछता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपको उसमें पूछेगा WC बनर्जी। महासचिव A.O. ब्लूम। महासचिव A.O. ब्लूम। A.O. ब्लूम। सदस्य लिख लीजिए, 72 सदस्य थे इसमें सम्मिलित हुए थे। 72 सदस्य सम्मिलित हुए थे। सबसे अधिक सदस्य 38 सदस्य बम्बई से थे। सबसे अधिक सदस्य जो थे बम्बई से 38 सदस्य। सबसे अधिक सदस्य
सबसे अधिक सदस्य जो है 38 सदस्य जो थे वो मुंबई से। फिर लिखिए कांग्रेस के इतिहास, सरकारी इतिहास, कांग्रेस का सरकारी इतिहास, कांग्रेस का सरकारी इतिहास पट्टाभ सीताराम रमैया ने लिखा। कांग्रेस का सरकारी इतिहास पट्टाभ सीताराम रमैया ने लिखा। पट्टाभ सीताराम रमैया लिख दें, पट्टाभ सीताराम रमैया, सीताराम रमैया, सीताराम रमैया, सीतारमैया, राम सीतारमैया, ठीक, प्रकाश सीतारमैया, ठीक। इसके बाद देख लीजिए कांग्रेस का जो कल हम उद्देश्य बताए थे कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या था स्थापना का। तो पहला लिखिए कांग्रेस का उद्देश्य जो था केंद्रीय विधान परिषद का हेडिंग डाल लीजिए कांग्रेस का मतलब कांग्रेस का उद्देश्य, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य, इस तरह हेडिंग डालिएगा कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य। स्थापना का उद्देश्य केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाए, केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाए, केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाए, विधान परिषद का विस्तार किया जाए, मनोनीत के जगह पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, मनोनीत के जगह पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। निर्वाचित सदस्यों जो जैसे अपने ऐसे कह करके मनोनीत कर दिया जाता था वो अब निर्वाचित सदस्य आए, इसकी मांग की। निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, ठीक हो गया। सिविल सेवा की परीक्षा, फिर इन्होंने दूसरी मांग जो इनकी थी सिविल सेवा की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ, दोनों जगह एक साथ पर हो, दोनों जगह पर एक साथ पर हो। बताइए सिविल सेवा की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ दोनों जगह पर हो। कब हुई थी सिविल सेवा की परीक्षा पहली बार? 1800 भारत, हाँ भारत पहली परीक्षा जो हुई थी वो हुई 1856। जो भारत में हो रही 1919 में इलाहाबाद और इंग्लैंड में एक साथ हुई। इलाहाबाद में ही पहली बार हुई है। पहली बार जो है 1919 में आप देखेंगे इंग्लैंड और इलाहाबाद में पहली बार जो है एक साथ परीक्षा हुई। 1856 में जो है सबसे पहले जो है कौन थे पहले IAS भारत के? सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है पहले ICS अधिकारी थे जो 1856 में जो, और सुभाष चंद्र बोस ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने जो है ICS की परीक्षा पास करके कुछ छोड़ दिया। अंग्रेजों को बताना चाह रहे थे वो कि मतलब हमारी हम योग्यता रखते हैं ICS की, लेकिन हमको नौकरी नहीं करना। बस अंग्रेजों को बताने के लिए गए थे। ग्रेजुएशन पास किए, एक साल के बाद तुरंत जाकर के ICS की परीक्षा में बैठे और वहाँ पे हमको लग रहा चौथा या पाँचवा रैंक नहीं आता है, चौथा या पाँचवा रैंक था ऐसे, चौथा रैंक प्राप्त किया था वहाँ पर। मतलब ग्रेजुएशन पास करने के एक साल बाद, और उनका अंग्रेजों द्वारा पेपर बनाया गया और वहीं पर इंग्लैंड में परीक्षा दी। तो मतलब ये था इनको, ये लोग गद्दार। तो लिखिए इसमें फिर तीसरा पॉइंट लिखिए भू राजस्व को कम किया जाए। कांग्रेस का जो तीसरा पॉइंट इसमें जो है भू राजस्व को कम किया जाए, भू राजस्व को कम किया जाए, भू राजस्व को कम किया जाए, भू राजस्व को कम किया जाए। फिर लिखिए अगला पॉइंट भारत और ब्रिटेन के मध्य संबंधों को मधुर किया जाए, संबंधों को मधुर किया जाए। भारत और ब्रिटेन के मध्य संबंधों को मधुर किया जाए। मधुर किया जाए। फिर लिखिए अगला पॉइंट देश में व्याप्त
धर्म वंश देश में व्याप्त धर्म वंश जाति क्षेत्रवाद मान्यताओं को क्षेत्रवाद की मान्यताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाए। राष्ट्रीय एकता की मान्यता को प्रोत्साहित किया जाए। एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाए। एकता की भावना को क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया जाए। लिख लीजिए कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन समय है 1886। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन समय है 1886। स्थान है कलकत्ता। स्थान कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्ष है दादा भाई नरोजी। इसमें विशेष लिख लीजिए। विशेष लिखिए। पहला विशेष लिखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी होम। विशेष में लिखिए क्या था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी होम। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं उनके संस्थान इंडियन एसोसिएशन उनके स्थान इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में विलय कर दिया गया। दूसरे अधिवेशन में विलय कर दिया गया। ठीक। इसके बाद लिखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी SN बनर्जी ऐसे लिख लीजिए। SN बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। क्योंकि इनकी संस्था का सम्मेलन कलकत्ता में उसी समय चल रहा था जिस समय कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था। इस नाते वो प्रथम सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए। अब लिख लीजिए कांग्रेस की स्थापना का सिद्धांत। 2 सिद्धांत है, उसको लिख लीजिए। कांग्रेस की स्थापना का सिद्धांत। पहला लिखिए तड़ित चालक का सिद्धांत। पहला सिद्धांत लिखिए तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक का सिद्धांत कौन दिया था? लिख लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले। तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। इसमें लिखिए तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसमें लिखिए कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने
प्रारंभिक नेताओं ने ह्यूम का उपयोग ह्यूम का उपयोग तड़ित चालक के रूप में किया था। ह्यूम का उपयोग तड़ित चालक के रूप में किया था। क्योंकि तड़ित चालक के रूप में किया था, क्योंकि आरंभ में वह सरकार के उपभाजन नहीं बनना चाहते थे। क्योंकि आरंभ में वे सरकार के उपभाजन नहीं बनना चाहते। उपभाजन मतलब इनकी पार्टी को खत्म ना कर दिया जाए। उपभाजन नहीं बनना चाहते थे। इसको समझ गए ना? वही मतलब उपभाजन, क्योंकि अगर ये लोग इनको ना बीच में किए होते, क्या होता, अंग्रेज क्या करते भाई, इनको उपभाजन, इनको हटा देते, कांग्रेस की पार्टी को खत्म कर देते। फिर दूसरा लिखिए सेफ्टीवाल का सिद्धांत। सेफ्टीवाल का सिद्धांत क्या था, लिख लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टीवाल का सिद्धांत ऐसा कहा जाता है कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन द्वारा जन आंदोलन को दबाने के लिए सेफ्टीवाल के रूप में की गई। जन आंदोलन को दबाने के लिए सेफ्टीवाल के रूप में की गई। इसका प्रथम उल्लेख ह्यूम के जीवनीकार विलियम बेडनबर्ग विलियम बेडनबर्ग के द्वारा किया गया। विलियम बेडनबर्ग के द्वारा किया गया। ठीक, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद फिर जो है कुछ कांग्रेस के बीच में सम्मेलन है जो इम्पोर्टेंट है, आपको दिया गया है, आप नोट करके लाइएगा और हम पूछेंगे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है वो चीज़ें हम पूछेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर बाद में फिर हम आप कहिएगा तो हमको लिखा देंगे। ठीक, ये काम जरूर करिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। जितने भी कांग्रेस के सम्मेलन है सबको दिया गया काम वो पूरा लिख करके अपना जो जहाँ इम्पोर्टेंट है उसको लिख के लाइएगा। ठीक, अब इसके बाद हम चलेंगे कि जो है गर्म दल और नरम दल कैसे अलग हुआ था, और उस समय जो है कांग्रेस के 3 सम्मेलन होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1905 का सम्मेलन, 1906 का सम्मेलन और 1907 का सम्मेलन। ये 3 सम्मेलन हैं, ये तीनों सम्मेलन इसी से संबंधित हैं। तो आप देखेंगे 1905, 1906 और 1907 ये कांग्रेस का 3 सम्मेलन। जो 1905 का जो सम्मेलन हुआ था ये कब कहाँ हुआ था? ये हुआ था बनारस।
ये 21वां सम्मेलन था, बनारस में हुआ था। हाँ, कांग्रेस का, हाँ कांग्रेस का जो सम्मेलन 1905 में हुआ। हाँ हाँ क्या कांग्रेस का भारतीय गठबंधन ने मांग नहीं किए थे, वो तो ह्यूम के दिमाग की उपज थी। वो अंग्रेजों ने एक तरह से वो अपने लिए वो बनाए थे। ये भारतीय तो गए और उसके बाद संगठन बन गया। हाँ, विद्रोह को दबा, अभी आपको लिखा नहीं उसमें जो है, हाँ विद्रोह को दबाने के लिए क्या है कि अभी अब जब आपको अभी पढ़ाएंगे हम, जब उदारवादी दल के बारे में जब पढ़ाएंगे तब आपको लगेगा कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। क्योंकि उदारवादी दल जो है कांग्रेस की स्थापना 85 से लेकर के 1905 तक उदारवादियों का पूरा चला, और उग्रवादी वहाँ पर जो है कुछ भी मांग करते थे, कोई मांग मानी नहीं जाती थी। क्योंकि उस समय उदारवादी दल में जो है बड़े बड़े नेता गोपाल के गोखले को देखेंगे, इसके बाद फिर जो है इसमें क्या फिरोज शाह मेहता है, सूर्यनाथ बनर्जी है, बड़े बड़े नेता गोपाल के, तो बड़े बड़े नेता थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो है 20 सालों तक चलने ही नहीं दिया उग्रवाद में। तो क्या हुआ, और उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों को क्या करते थे, अंग्रेजों की सहायता से वो काम करते थे। वो कहे, अभी दादा भाई नौरोजी ने आपसे बताया कि 200 कह रहे थे कि 200 साल तक अंग्रेज हैं, तो उनका ये था कि भाई शिक्षा का विस्तार हो, यहाँ पे जो और सब चीज़ें उद्योग बन रहा है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, ट्रेनें बन रही, उनका तो दूसरा सोच था, आधुनिक सोच थी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो नुकसान भी था। तो ये चीज़ें थी। तो आप देखेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। 1905 में सम्मेलन होता है बनारस में, ठीक। 1905 में आप लोग देखेंगे सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, बनारस में हो रहा है, और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल 1905 में बनारस में हुआ, और गोपाल के 1905 में ही ये घटना अभी आगे इसके बाद बताएंगे। इसी के बाद नरम और गरम दल के बाद बताएंगे बंगाल का विभाजन। बंगाल का देखिए नीति अंग्रेजों की ऐसी नीति थी, जब चारों तरफ से ये लोग जब भारतीयों को जो है अपने चंगुल में नहीं फंसा पाए, तब इन्होंने क्या किया, लास्ट में जो प्रयोग किया था वो क्या किया था, धार्मिक उन्माद पकड़ लिए कि अब जो है हिंदू मुस्लिम में जो है हम इसको बांटेंगे भारतीयों। मतलब पहले देखिए आप लोग कैसे एक राज्य को बंगाल, बिहार, वो अलग अलग राज्यों को इन्होंने हराया। इसके बाद फिर इधर जब देखेंगे कि जो है कांग्रेस की स्थापना हुई, यहाँ पर भी कांग्रेस की स्थापना में भी वो नहीं निपट पाए। तब 1905 में जो है आप देखेंगे करजन के दिमाग की उपज हुई कि किसी तरह से जो है यह क्या हुआ, बंगाल का विभाजन किया जाए। बंगाल उस समय क्या था, बहुत बड़ा राष्ट्रवाद के रूप में सबसे बड़ा राज्य, मतलब आप देखेंगे, आप बार बार आप सुन रहे होंगे बंगाल हरदम, बंगाल हर जगह है, और बंगाल में अंग्रेज सबसे पहले वहीं पर थे। तो बंगाल एक जो है राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा वो था। और वहाँ पर क्या था कि आप देखेंगे, एक मिनट बता देते हैं, देखिए भारत में जो है यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल और ये था पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और ये है पूर्वी बंगाल। अब इसमें क्या था, इसमें जो लोग थे यहाँ पर पूर्वी बंगाल में, यहाँ पर मुस्लिम संख्या अधिक थी, और यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में क्या थे, भारतीय लोग यहाँ पर अधिक थे। तो इनका क्या मतलब था कि जितने मुस्लिम मतलब क्षेत्र हैं उनको अलग करके एक अलग से उनके लिए राज्य बना दिया जाए, और इसके बाद पश्चिम में जो है हिंदुओं के लिए अलग से राज्य। अब देखिए बांटना शुरू किए, इनका क्या वो था कि मतलब हिंदू मुस्लिम में बांट दें हम आकर के, और ये एक दूसरे में लड़ें और तब उसका हम फायदा उठाएं। अब ये जो है बांटो और राज करो वाली नीति करजन ने शुरू कर दी। तो यहाँ पर आपने देखेंगे, अभी हम बताएंगे, तो इसको क्या कर दिया, बांट दिया, इसको अलग कर दिया और हिंदू अलग हुए। अब उसके बाद फिर क्या किया, भाई बांट तो दिया, अब क्या करेंगे, तो उसके लिए मांग उठाने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो एक संस्था का निर्माण करेंगे मुस्लिम लीग की। 1905 में बंगाल का विभाजन होगा, 1906 में एक और पार्टी कांग्रेस के साथ एक और खड़ा कर देते हैं मुस्लिम लीग को। अब जो है दोनों में जोड़ तोड़ चलेगा कि मतलब मुस्लिम लीग जो है हरदम कांग्रेस का विरोध करेगी। तो ये इनकी नीतियाँ थी कि किस तरह से कैसे इनको बैलेंस करना है।
तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 1905 में जो है बनारस में सम्मेलन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो है सबसे पहले जो है स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया। इसका स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया। देखिए 1905 में घटना है और 1905 में जो है स्वदेशी और बहिष्कार का यहाँ पे प्रस्ताव पास किया जा रहा है। देखेंगे कि जो है जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, वहीं से ये है, यहीं पर पास किया गया था। 1905 की वो घटना है। स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल का विभाजन मतलब घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, तो 7 अगस्त को जो है क्या किया गया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और बहिष्कार दोनों चलाया गया था। तो स्वदेशी मतलब स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए और बहिष्कार मतलब क्या था कि अंग्रेज की जो वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार किया जाए। जितनी भी वस्तुएं थी उस समय देखेंगे कि जो उनका कपड़ा जो प्रयोग किया जाता था उसको देखने लगे सब लोग, और जो है जो खादी वस्त्र था उसका प्रयोग करने लगे। दुकानों पे बैठ के धरना देने लगे, जो अंग्रेजों की दुकानें होती थी वहाँ पे धरना देते थे। मतलब हर चीज़ का, उनके हर वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा। तो आप देखेंगे तो 1905 के बनारस का अधिवेशन जो हुआ था, इसमें जो है 2 चीज़ों का प्रस्ताव लाया गया था, स्वदेशी और बहिष्कार। ठीक है। अब इसके बाद फिर 1906 में जो अधिवेशन हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये बनारस में हुआ था और 6 में हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ। और इसमें देखेंगे, इसमें कौन से अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1906। अब देखिए यही 1906 के अधिवेशन से ही जो है नरम दल और गरम दल के बीच में जो है एक तरह से जो है यहीं से दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। 1906 का अधिवेशन कारण क्या था, 1906 के अधिवेशन में क्या हुआ, 1906 के अधिवेशन में जो कलकत्ता में हो रहा था और अध्यक्ष अभी निर्णय नहीं किया गया था, इसमें अध्यक्ष कौन बनेगा। तो गरम दल वाले जो थे, गरम दल में आप जानेंगे कौन कौन थे। गरम दल में लाल, बाल और पाल। लाल मतलब कौन थे, लाला लाजपत राय। पाल से कौन हो जाएंगे, विपिन चंद्र पाल। और बाल से कौन हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। ये 4 लोग मेन थे जो थे ये उग्रवादी दल के थे, मतलब ये उग्रवादी में थे। और जो है आपको बताया गया जो नरम दल, ये गरम दल के थे और नरम दल में जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसके बाद भूमेश चंद्र बनर्जी, और ये सब लोग जो है जो किसमें थे, नरम दल में थे। ठीक। तो क्या होता है कि इसमें जो है कलकत्ता का 1906 का अधिवेशन हो रहा था। इसमें गरम दल वाले कहे कि हमारा अध्यक्ष जो होगा लाला लाजपत राय। गरम दल वालों ने कहा कि हमारे जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, लाला लाजपत राय। लेकिन फिर उन्होंने जो है नरम दल वालों ने क्या कहा कि नहीं, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, फिरोज शाह मेहता। इन्होंने नरम दल वालों ने कहा कि नहीं, फिरोज शाह मेहता होंगे अध्यक्ष। और उन्होंने कहा, गरम दल वालों ने किसको कहा, उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय हमारे अध्यक्ष होंगे। दोनों में लड़ाई हुई, मतलब वो चाह रहे थे हमारे अध्यक्ष हों, ये चाह रहे थे हमारे अध्यक्ष। इसी बीच में क्या किया गया, द ग्रेट ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, मतलब इनको ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, सबसे वृद्ध, द ग्रेट ओल्ड मैन इनको कहा ही जाता है। कभी कोई क्वेश्चन भी पूछ लेता है, द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता था, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे सबसे वृद्ध नेता थे। और ये क्या थे, ये कौन थे, ये नरम दल के थे, लेकिन इतने वृद्ध, इतने वरिष्ठ थे कि जो है क्या हुआ कि जो है गरम दल वाले ने भी इनका विरोध नहीं किया, ये अध्यक्ष हो गए। अब यहीं से देखिए नरम दल और गरम दल में क्या हुआ, चिंगारी एक तरह से फैल गई कि जो है कि अब जो है विरोध होना शुरू होगा। और साथ में सूरत में अधिवेशन होगा और सूरत में ये लोग अलग हो जाएंगे और फिर वही अध्यक्ष की बात होगी, अध्यक्ष वाली बात होगी। और फिर जो है क्या होगा, लाला लाजपत राय को जो है सूरत में अध्यक्ष बनाने की बात गरम दल वाले करेंगे और फिरोज शाह मेहता को जो है ये करेंगे जो है नरम दल वाले कि अरे रास बिहारी घोष, रास बिहारी, फिरोज शाह मेहता नहीं, रास बिहारी घोष को जो है अध्यक्ष बनाने की बात करेंगे, रास बिहारी घोष। अब जो है अब दोनों में फिर टकराहट होगी और रास बिहारी घोष को उसमें फिर नरम दल वाले भाई उसमें मजबूत थे वो लोग और जो है अंग्रेजों से मतलब समन्वय बनाकर वो लोग चल रहे हैं। तो इसमें जो है तिलक जी ने कहा कि भाई
अगर आप लोग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारी बातों को भी कुछ मानिए। तो उन्होंने जो है कुछ चीज़ें रखी थी, अभी हम बताते हैं। तो इसमें जो 1906 का अधिवेशन जो हुआ कलकत्ता में, ये दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो है आप देखेंगे स्वराज का पहली बार प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का जो है अगर पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में, बहुत क्वेश्चन पूछता है किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, तो इसमें जो है स्वराज की मांग पहली बार यही पर की गई। स्वराज की मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष हैं, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और इसी में 1906 के अधिवेशन में स्वराज की मांग हुई। तो देखिए स्वदेशी और बहिष्कार जो है 1905 के अधिवेशन में पारित किया गया। और तीसरे छठवें में जो हुआ उसमें कौन आ गया, स्वराज। स्वराज की मांग पहली बार कब हो रही है, 1906। अगर पूछेगा कि व्यक्ति के रूप में स्वराज शब्द की बात किसने की, व्यक्ति के रूप में दयानंद सरस्वती ने जो है पहली बार जो है स्वराज शब्द की बात व्यक्त के रूप में, और कांग्रेस के सम्मेलन में 1906 के सम्मेलन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष थे, उसमें स्वराज शब्द की पहली बार जो है मांग की गई थी। ठीक, ऐसे याद रखिएगा इसको। इसके बाद ये कलकत्ता अधिवेशन हो गया। अब इसके बाद आता है सूरत का अधिवेशन। सूरत का अधिवेशन ये कब होता है, सूरत का अधिवेशन जो होता है ये होता है 1907 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष, रासबिहारी घोष। जैसे ये है ना गदर, ये गदर है ना, गदर गदर। देखिए गा से क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, दा से दादा भाई नौरोजी, और रा से क्या हो जाएगा, रासबिहारी घोष। ऐसी चीज़ों को याद करिए भाई। देखिए हमारा कुछ है बना के रखे हैं, बताते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा तब बताएंगे, नहीं किसी को नहीं अच्छा लगता है बता नहीं। तो इस नाते जो है अगर आप लोगों का वो निर्णय होगा तभी हम बताएंगे, ठीक है। तो चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं, उससे चीज़ें वो नहीं, आप पूरी चीज़ें तो बताई ही जा रही हैं। अगर आप देखिए नहीं याद आ रहा है 1905, 1906, 1907 का अधिवेशन, आप गदर को याद रखिएगा। गदर गा से कौन थे, इतना तो दिमाग लग ही जाएगा। गा से कौन है, गा से कौन है, तो गा से गोपाल कृष्ण गोखले, दा से कौन है, दादा भाई नौरोजी है, और रा से कौन है, रासबिहारी घोष। तो इस तरह से ऐसे याद किया जा सकता है, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे इसमें क्या हुआ था, इसमें भी नरम दल और गरम दल ने जो है अध्यक्ष के लिए लड़ाई लड़ा। और इसमें क्या होता है बाद में फिर जो है गरम दल इसमें हार जाता है, और जो है इसी में जो है विभाजन हो जाता है। विभाजन का एक और कारण था, इसमें विभाजन का एक और कारण था। कारण ये था कि जो ये स्वदेशी बहिष्कार और जो है स्वराज और शिक्षा नीति, ये चारों चीजों को जो है कांग्रेस चाह रही थी। स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज और शिक्षा नीति, इन चारों चीजों को कांग्रेस चाह रही थी कि ये कांग्रेस के मंच से ही इसका प्रयोग किया जाए। इसका कांग्रेस मतलब नरम दल जो चाह रहे थे कि इसका प्रयोग जो है स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज और शिक्षा नीति का, इसका प्रयोग कांग्रेस के मंच से किया जाए, कांग्रेस के मंच से किया जाए, इसका और कहीं भी प्रयोग ना किया जाए। लेकिन जो है जो गरम दल वाले वो चाह रहे थे कि जो स्वदेशी है, बहिष्कार है, स्वराज है, शिक्षा नीति है, इसका प्रयोग पूरे भारत में किया जाए। उनका ये मानना था। मतलब ये दूसरा कारण ये बनेगा जो है टूटने का, जो है गरम दल और नरम दल के। तो जो है इसमें क्या हुआ, पहली बार स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज और शिक्षा की जो नीति थी, ये चारों का प्रयोग कांग्रेस चाह रही थी कि अपने कांग्रेस के मंच से ही हम करें, और जो है ज़्यादा इसका विस्तार ना किया जाए। लेकिन जो है जो गरम दल वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसका विस्तार पूरे भारत में, स्वराज की मांग पूरे भारत में होनी चाहिए, स्वराज जो है बहिष्कार, स्वदेशी, ये सब पूरे भारत में चलना चाहिए। और जो है इसी को लेकर के फिर मतलब मनमुटाव तो था ही, और इसी को लेकर के जो है दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। गरम दल अलग हो जाता है कांग्रेस से, और नरम दल मतलब कांग्रेस में ही रहता है, और गरम दल उससे अलग हो जाता है। फिर 1916 का अधिवेशन जो होगा लखनऊ में, उसमें फिर ये जा करके फिर सम्मिलित होते हैं। ये आगे हम बताएंगे, यहाँ तक इसको लिख लीजिए। ये आप लोग समझ गए 1905, 6, 7 का अधिवेशन समझ गए ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता, ठीक, यहाँ से पूछ लेगा
कि जो है स्वदेशी और बहिष्कार की सम्मेलन से आया था, 1905 के अधिवेशन से बनारस में। और स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में हुआ है। और जो है सूरत में आप देखेंगे नरम दल और गरम दल अलग हो गया था। मतलब आप देखेंगे कि सूरत में जो है सूरत बदल गई थी किसकी, कांग्रेस की। सूरत क्यों बदली, क्योंकि नरम दल और गरम दल अलग हो गया था, नरम दल गरम दल अलग। ऐसे कुछ चीज़ों को पढ़ा करिए, उसी में जोड़ लिया कीजिए, ऐसे याद हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि क्या बहुत बड़ा है, कन्फ्यूजन बहुत है, चीज़ें बहुत लेट है वो है। तो आदमी को जब एक दूसरे से ऐसे जुड़ा रहेगा ना, जैसे गदर है जोड़ दिए, अब गदर ऐसे याद रखिएगा, याद आ गया कभी एग्जाम में दे दिया, नहीं याद आ रहा है, 5 में 6 में 7 में पूछ लिया कहीं कि 7 में 1907 में जो है अध्यक्ष कौन थे, तो रा याद है ना, चारों ऑप्शन में रा जो होगा उसको मार करके आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज़ें हैं, चलिए लिख लीजिए। कहाँ तक हुआ था? हाँ लिख लीजिए, ऐसे ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको अगर ऐसे बना लीजिए, स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिए, क्या करना लिखाना क्या है, इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना के लिख लीजिए, जो ना समझ में आए बताइए। ठीक, 1905 का अधिवेशन 21वां ये अधिवेशन था, ये 22वां अधिवेशन था, और ये था 23वां अधिवेशन। नहीं तो लिखा दे कि कहिए, लिख लेंगे ना, स्ट्रक्चर में लिख लीजिए और आसान बढ़िया रहता है, समझने में भी आसान होगा। 1905 का 21वां अधिवेशन बनारस में, अध्यक्ष जो थे इसके गोपाल कृष्ण गोखले थे, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। अच्छा ये बताइए उसमें जो है कितना आपको कितना पढ़े हैं, क्या पढ़ाना है कल जो छूटा हुआ है आपका, उसमें जहाँ हम छोड़े वहीं से पढ़ाएं। और वो पढ़ाई नहीं थी मैडम द्वारा, चलिए हम जो है जहाँ राजा राम मोहन राय पढ़ा रहे थे उस समय, हाँ तो राजा राम मोहन राय जहाँ छोड़े थे वहीं से हम शुरू करेंगे। कल संडे है, कल 2 घंटे की क्लास जो है पूरा करेंगे। हाँ लेके आइएगा, ब्रह्म समाज से लेके आइएगा। तो ये जो है 2 घंटे का क्लास रहेगा आपका, तो उसमें हम पूरा कल कोशिश करेंगे पूरा हो जाए, सभी लोग आइएगा। अच्छी क्लास रहेगी और अच्छा चैप्टर भी है, उसमें क्वेश्चन जरूर बनता है, जान लीजिए। धार्मिक सामाजिक धार्मिक सुधार इसको नोट कर लीजिए। बोलते बोलते बैठ जाता है, लगातार पानी मिल जाए। और इसमें 1906 में कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष लिखिएगा दादा भाई नौरोजी, और इसमें स्वराज की मांग की गई थी पहली बार। और इसमें आप देखेंगे सूरत में, सूरत वाला लिखा देंगे अभी। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, चलिए लिख लीजिए, लिखाएंगे नहीं, सूरत वाले में लिखे नहीं है, उसको नोट करा देंगे। सूरत में ये लिख लीजिएगा, गरम दल और नरम दल जो है अलग हो गए। नरम दल और गरम दल सूरत के अधिवेशन में अलग हो गए। सूरत का अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी घोष थे। अध्यक्ष के पद को लेकर के विवाद हुआ, और इसीलिए जो है क्या होता है कि जो है नरम पंथ और गरम पंथ जो है अलग होता है। और फिर अध्यक्ष रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष नहीं घोष, घोष, रास बिहारी घोष। हाँ नरम दल, नरम दल में जो है जैसे गरम दल में लाल बाल पाल ऐसे याद रखिएगा, लाल के लिए भी याद रखिएगा, लाल बाल और पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये 3, और अरविंद घोष, ये 4 मेन थे जो है। ये कौन थे? ये जो है इसमें थे, ये गुरवादिया गरम दल के थे, ये गुरवादी गरम दल। अभी हम नोट कराएंगे, अभी पूरा आपको पढ़ना, गरम दल नरम दल पढ़ना है इसके बाद, अभी उसमें हम लिखाएंगे। नोट हो गया?
इसके बाद देखिए, इसमें ये वाला लिख लीजिए, स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज और शिक्षा नीति। इन चारों को लेकर के दिखा दें, 3 लाइन का है। स्वदेशी बहिष्कार लिखिए, स्वदेशी हेडिंग डाल लीजिए, स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज और शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा, इन चारों के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। इन चारों के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। चारों के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। चारों के मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि उदारवादी केवल इसे कांग्रेस के मंच तक रखने देना चाहते थे। क्योंकि उदारवादी केवल इसे कांग्रेस के मंच तक रहने देना चाहते थे। कांग्रेस के मंच तक रहने देना चाहते थे। कांग्रेस के मंच तक रहने देना चाहते थे। जबकि गरमपंथी इसको पूरे देश में फैलाना चाहते थे। जबकि गरमपंथी इसको पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इसको पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इस पर पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इस पर बात नहीं बनी। इस पर बात नहीं बन पाई। इस पर बात नहीं बन पाई। तब दोनों गुटों में विवाद। इस पर बात नहीं बन पाई। तब दोनों गुटों में विवाद हो गया। तब दोनों गुटों में विवाद हो गया। दोनों गुटों में विवाद हो गया। जिसमें फिरोज शाह मेहता को चप्पल तक लग गई, मतलब मारपीट कर ली। मारपीट इसी में फिरोज शाह मेहता को चप्पल तक लग गई। हाँ, एक दूसरे मारपीट वहाँ पे कर ली, चप्पल तक लग गई। इसको लिखना कोई बहुत जरूरी नहीं है। कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल दो भागों में हो गया। नरम दल और गरम दल दो भागों में हो गया। नरम दल और गरम दल दो भागों में। नरम दल और गरम दल दो भागों में हो गया। अब हमको पढ़ना है जो उदारवादी, ये उदारवादी और नरम दल, मतलब उदारवादी ही नरम दल वाले कहलाए। जो उदारवादी है एक ही चीज है, कभी उदारवादी आएगा या नरम दल आएगा, ये एक चीज है। और गरम दल जो है, ये गरम दल उग्रवादी और क्रांतिकारी, ये सब अलग, ये एक है। इनको तीनों को एक में पढ़ाएंगे। और जो है उदारवादी और कौन, उदारवादी और नरम दल, ये एक है। तो उदारवादी और नरम दल का जो है ये जो माना गया था वो कब से कब है, 1885 से लेकर के 1905। उदारवादी और नरमपंथी, उदारवादी और इसी को ऐसे लिख कर लीजिए, नरमपंथी, पंथी दल। उदारवादी या नरमपंथी ये जो है 1885 से कब तक है, 1905, मतलब 20 वर्षों तक इन्होंने जो है राज किया था। 20 वर्षों तक इनका समय चला। देखिए 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, 1885 के बाद जो है उदारवादियों और नरमपंथियों का जो है 20 वर्षों तक वर्चस्व था। 20 वर्षों तक वर्चस्व था और इन्होंने
जो है अपने इसमें कौन कौन से नेता थे इसको जान लीजिएगा। इसमें नेता जो थे, इसमें देखिए पहले जो नेता थे वो दादा भाई नौरोजी, सबसे पुराने उसमें नेता थे दादा भाई नौरोजी, जो नरमपंथी नेता हैं। इसमें उदारवादी या नरमपंथी नेता कौन कौन है? दादा भाई नौरोजी। ऐसे पूछ भी लेता नरमपंथी नेता कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, इसके बाद मदन मोहन मालवीय। ये लोग जो थे ये नरम दल के नेता थे। नरम दल या उदारवादी, ये उदारवाद से संबंधित थे। अब इनकी क्या मांगे थी? नरम दल वाले जो थे ये अपनी मांगों को जो है जो किस तरह से रखे कांग्रेस, मतलब अंग्रेजों के सामने जो है इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को इन्होंने कहा कि न्यायिक तरीके से हम लोग लड़ेंगे, एक न्याय के तरीके से जो है न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे और न्याय के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, मतलब देश को आज़ाद कराएंगे। इनका जो माध्यम था संवैधानिक तरीके को अपना करके जो है देश को आज़ाद कराना, मतलब संवैधानिक तरीके मतलब क्या हो गया कि हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि हम जो कानून को तोड़ करके काम करें, कानून को तोड़ करके हम नहीं काम करेंगे। भाई उदारवादी इसी नाते कहा है ना कि इन्होंने संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग काम करेंगे। और इन्होंने क्या कहा, इसमें कौन कौन से लोग मध्यवर्गीय, इसमें कौन कौन से लोग आए थे उदारवादी नरमपंथी में? इसमें जो है जो बौद्धिक मध्यवर्गीय लोग थे वो लोग नरमपंथी या इसमें आते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और जो प्रेस वाले हैं, इसके बाद फिर पत्रकार जो कहेंगे, इसके बाद जो साहित्यकार हैं, ये लोग जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रेस और इसके बाद साहित्यकार, ये लोग जो थे ये उदारवादी लोग थे, ये नरमपंथी लोग थे। इन्होंने ही मेन जो है कांग्रेस की स्थापना उस समय की थी। जो ये लोग इन्हीं लोगों से मिल करके जो है एक उदारवादी दल के रूप में जो है स्थापित हुआ था। तो मध्यम बौद्धिक मध्यम वर्ग था, मतलब ये जो है डॉक्टर वोक्टर क्या मध्यम वर्ग में आते थे। हाँ आर्थिक रूप से सक्षम भी थे। भाई डॉक्टर इंजीनियर थे तो आर्थिक रूप से सक्षम भी थे। इसी नाते तो थोड़ा सा वो हुआ कि बाद में जब वो होने लगी तो क्या हुआ कि निचले तबके के लोग जो गरीब लोग थे उनको शुरू में नहीं जोड़ा गया, पहले इन्हीं लोगों को जोड़ा गया, तभी थोड़ा सा फिर बाद में जो है जोड़ना सबको शुरू किया गया। तो इसमें आप देखेंगे कि जो है इनकी जो ये जो उदारवादी थे, इनकी जो है अंग्रेजों के प्रति निष्ठा थी, ये अंग्रेजों की प्रति न्यायिक निष्ठा थी। ये लोग जो अंग्रेज मतलब जो न्याय करते थे उसको मानते थे। और इन्होंने जो है अपनी मांगों को रखा था, वो किस तरह से रखा था, उन्होंने अपनी मांगों को जो है प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, प्रतिवेदनों के माध्यम से और स्मरण पत्रों, प्रार्थना पत्र दे करके, स्मरण पत्र दे करके, और जो है आप देखेंगे शिष्टमंडल भेज करके, शिष्टमंडल भेजा जाता है ना, 5 लोगों का बना दिया गया और जाइए आप लोग ये मांग है इसको करके आइए आप लोग। तो प्रार्थना पत्र भेज दिया गया अंग्रेजों के पास और प्रार्थना पत्र भेज करके जो है हमारी मांगों को माना गया। और ये जो उदारवादी और नरमपंथी थे, प्रार्थना पत्र और किस माध्यम से, स्मरण पत्र और शिष्टमंडल भेज करके जो है ये अपनी मांगों को जो है मंगवाते थे। अब इसी में जो है इनका ये जो मंगाने का तरीका जो था ये बड़ा लचीलापन था। मतलब इसी को जो है गर्मपंथियों ने क्या कहा था, इन्होंने कहा उग्रपंथियों ने कि राजनैतिक भिक्षावृत्ति, मतलब ये लोग जो है भिक्षा मांगते हैं। ये इनकी जो अंग्रेजों से जो मांग होती है, लगता है कि वो लोग भिक्षा मांग रहे हैं, मतलब कि प्रार्थना पत्र दे करके, इसके बाद शिष्टमंडल भेज करके, ये सब चीज़ें ये उदारवादियों के लिए था। ठीक, अब इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, स्टेटमेंट दिया कि अंग्रेजों को मैं चाहता हूं कि 200 वर्षों तक भारत में रहे, 200 वर्षों तक भारत में रहे। और दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि राजा जो है जनता के लिए है, ना कि जनता राजा के लिए। मतलब वहाँ उस समय जो राजा रजवाड़े थे तो उसके बारे में उन्होंने कहा था, ये स्टेटमेंट बहुत पूछा भी है एग्जाम में कि ये किसका स्टेटमेंट है कि जनता जो राजा जो है ये जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है। मतलब जनता को सर्वोपरि इन्होंने कहा था, राजा जो है जनता के लिए बना हुआ है, जनता नहीं राजा के लिए बनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब जनता को सर्वोपरि बताया है। तो ये था आपका और उदारवादी और नरमपंथी का। ठीक, ये जो बोला था दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि राजा जो है किसके लिए बना है, जनता के लिए, और जनता राजा के लिए नहीं बना, ये स्टेटमेंट था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि मतलब वही जो है
200 वर्षों तक अंग्रेज जो है बने रहे, तब भी हम मानते हैं कि वो बने रहे। तो इन लोगों की जो अंग्रेजों से ये मिल करके काम कर रहे थे। अभी भाई इनकी भी सोच थी कि अभी शुरुआत थी, अभी उग्र हो जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन ऐसे ऐसे अभी आगे जब चलेंगे उग्रवादी क्रांतिकारी जब आएंगे तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा ना कि उनको उग्र होना ही पड़ता। मतलब कि अभी देखेंगे 1896-97 में से लेकर के 1900 के बीच में भयंकर अकाल पड़ता है। 1996-97 में और 1900 में देखेंगे बहुत भयंकर अकाल पड़ा, और अकाल में मतलब लाखों लोग मर गए। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ये जो है मिस्टर रेंड और एरेस्ट जो होते हैं, ये दो लोग थे, ये अकाल आयोग के जो थे अध्यक्ष थे। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो है अकाल के बहाने घरों में जा कर के जो है गलत कार्य किया। जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, लड़कियां थी, उनके साथ गलत व्यवहार किया वहाँ पर जाकर के। तब जाकर के भाई ये सब करेंगे तो उग्रवाद तो पनपेगा। यही सब मतलब कारण बना आगे चल करके उग्रवाद का। और इसी में देखेंगे चापेकर बंधुओं ने जो क्या किया था, पहली हत्या इन्होंने की थी इन्हीं रेंड और एरेस्ट की जो है इन्होंने। तिलक ने अपने पुस्तक केसरी में जो है इसका बड़ा वर्णन किया। तो उसी के लिए इनको जो 18 महीने की कैद हो गई तिलक को, जो इसी वर्णन किया था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं वहाँ पर जाकर के। और इसी का बदला लेने के लिए चापेकर बंधुओं ने क्या किया था, इन्होंने जो है दोनों को मार दिया था, हत्या कर दी। तो ये सब उग्रवाद फैलाने का मतलब ये ऐसा सिचुएशन धीरे धीरे आने लगा कि ये सब चीज़ें बढ़ने लगी। और सबका भी भाई जहाँ देखिए भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का अपने जगह पर वो है, गांधी जी अपने जगह पर सही थे, सबका भाई योगदान उसमें देखा जाएगा। किसी का वो नहीं है कि मतलब ये नहीं है, सबका अपने अपने जगह पर योगदान है। अगर वो चीज़ें भगत सिंह ने क्या किया था, उन्होंने ये नहीं, अब बताइए असेंबली में बम फेंक रहे हैं जाकर के, और जो है और उनको वो चाहते तो पकड़े नहीं जाते, बम फेंक करके भाग जाते। लेकिन उनका मेन मकसद था कि मुझे पकड़वाना है वहाँ पर के, और जा करके जेल में बंद होकर के फांसी पर लटक जाएंगे। इससे देश में एक मतलब सूचना जाएगी, और जो है और मतलब और बड़े तरीके से जो है एक तरह से संघर्ष शुरू हो जाएगा। मतलब उनके मरने से और क्या हुआ, और क्या किए थे, रात में जब फांसी दे दी गई थी, इनके लाश को जलाने नहीं दिए सब लोग, और लाश को उतार करके बोटी बोटी काट करके और ले जाकर के जो है मतलब रावी नदी है लाहौर में, वहीं पर जाकर फेंकने जा रहे थे। सूचना मिली और जो है क्रांतिकारी घेर लिए इन लोगों को, और उसके बाद फिर उनके जो लाश थी उसको इतना छोटा छोटा बना दिए, तो उसको लोग जलाए थे। मतलब बहुत भीतव्य घटना है इसकी सब। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब होना था। गांधी जी भी अपने स्तर से अपना काम कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग देख रहे थे उदारवादियों नरमपंथी, ठीक, इसको लिख लीजिए, समय है अभी है, लिख लीजिए इसको लिख लीजिए, तब तक खत्म हो जाएगा तो 12 मिनट में। उदारवादी नरमपंथी, उदारवादी हेडिंग डाल लीजिए, नरमपंथी, नरमपंथी युग 1885 से लेकर के 1905। लिखिए 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही उदारवादी नरमपंथी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हुआ। उदारवादी नरमपंथी नेताओं का वर्चस्व स्थापित हुआ। नरमपंथी नेताओं का वर्चस्व स्थापित हुआ। तत्कालीन उदारवादी राष्ट्रीय नेता नरमपंथी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हुआ। राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हुआ। नाम लिखेंगे इनका, जो लोग नरमपंथी हैं लिख लीजिए। तत्कालीन उदारवादी राष्ट्रीय नेता प्रमुख थे। तत्कालीन उदारवादी राष्ट्रीय नेता प्रमुख थे। राष्ट्रीय नेता प्रमुख थे। पहला लिख लीजिए, दादा भाई नरोजी, महादेव गोविंद रनाडे,
दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, भूमेश चंद्र बनर्जी, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय। भूमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय। देखिए इसमें भूमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दो लोग हैं, ऐसे याद हो जाएगा। दो बनर्जी हैं, दो बनर्जी को ऐसे याद रखिएगा। भूमेश है और सुरेंद्र, दो बनर्जी हैं, और फिर रानडे हैं, गोखले हैं, दादाभाई नौरोजी। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए उदारवादियों की मांग और विश्वास। उदारवादियों की मांग और विश्वास। उदारवादियों की मांग और विश्वास। उदारवादियों की मांग और विश्वास लिखिए। उदारवादी नेताओं का मानना था कि उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके अपनाकर ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। संवैधानिक तरीके अपनाकर ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। इस समय कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार तथा साहित्यकार सम्मिलित थे। मतलब मध्यवर्गीय जो ये है उदारवादी दल में यही लोग थे। इसमें फिर आगे लिखिए उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास। उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण निष्ठा थी। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण निष्ठा थी। ये अंग्रेजों को अपना मित्र मानते थे। ये लिखिए ये प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों, ऐसे लिखिए स्मरण पत्रों, प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन और स्मरण पत्रों, प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा
सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते थे, मतलब इसके माध्यम से अपनी मांगे रखते थे। सरकार के सामने अपनी मांगे रखते थे। इनकी इसी लचीलेपन व्यवहार के कारण उग्रपंथी नेताओं ने इसे राजनैतिक भिक्षावृत्ति कहा। राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। हाँ, मतलब भीख मांगना। जैसे कि आप एक प्रत्यावेदन दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र कर रहे हैं, तो एक तरह से भीख मांगने की तरह है। ऐसे मत करिए। ठीक, इसके बाद लिख लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले का स्टेटमेंट लिख लीजिए। क्या कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले देखिए, मैं चाहता हूँ गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा कि मैं चाहता हूँ अंग्रेज अभी 200 वर्षों तक यहीं पर बने रहे। मैं चाहता हूँ कि अंग्रेज अभी 200 वर्षों तक यहीं पर बने रहे। 200 वर्षों तक यही मतलब भारत में बने रहे। यहीं पर बने रहे मतलब भारत में उनके कहने का मतलब था भारत में बने रहे। फिर एक और स्टेटमेंट केवल लिख लीजिए। दादा भाई नौरोजी का जो था, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने कहा था राजा जनता के लिए बना है। दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट है, राजा जनता के लिए बने हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं। ठीक। अब इनकी बातों का जो है आलोचना करेंगे उग्रवादी। और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट किया है, जो पूछा जाता है उसको कल दिखा देंगे। परसों मतलब कल वाली क्लास तो पीछे वाली रहेगी, परसों मतलब सोमवार। ठीक। और आप लोगों के उस पर जो है नोट्स गया होगा, नोट्स देख लीजिएगा। हमने नोट्स बना कर उसमें दिया है, तो आप लोग उसमें पूरा, जैसे हम तो दिखा दिए हैं चीज़ें, जो मेन चीज़ें लिखा, लेकिन वो पूरा नोट्स एकदम पूरा है, उसमें कुछ बचा नहीं है। उसमें बाकायदे मैप वैप से भी बना करके हमने समझाया है उसको, तो हम नोट्स डलवाए हैं। देखिएगा, सब लोग देखें कि नहीं? देख लिए हैं नोट्स। ठीक।